काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी, सुबह के विद्वान प्राध्यापक बंधु, दिख रहे हैं, नवोन्मेषी दृष्टि एवं प्रज्ञा से सुसज्जित विद्यार्थीगण, विविध विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं से संबद्ध ज्ञान पिपासु प्रबुद्ध श्रोताजन तथा मित्रों, मैं डॉक्टर श्याम कार्तिक मिश्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आज पुनः दीनदयाल ऑनलाइन व्याख्यानमाला 2020 के मंच से भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्यों और कैसे विषय पर आयोजित विशेष व्याख्यान में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चेयर के फेसबुक पर आज ही मैंने देखा कि पिछले कुछ व्याख्यानों से हमारी संख्या 5000 से 7000 लोग इससे जुड़ रहे हैं। ये हर्ष का विषय है हमारे लिए। यह मुख्य रूप से दो चीज़ों का परिणाम है। एक तो व्याख्यान बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छे लोगों के हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो श्रोतागण हैं उनका लगातार स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सम्मानित वक्ता राजनीति विज्ञान के प्रख्यात विद्वान एवं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश के माननीय कुलपति श्रद्धेय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर त्रिपाठी को 2014 में इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन द्वारा प्राचीन भारतीय राजनीति के अध्ययन में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से विभूषित किया गया। 21 जुलाई से 25 जुलाई 2018 तक चले इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन द्वारा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित विश्व सम्मेलन में आपके विविध सत्रों में सहभागिता द्वारा अप्रतिम आपने सहयोग दिया, योगदान दिया। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष के साथ ही अनेक प्रशासनिक समितियों के सदस्य के रूप में उल्लेखनीय भूमिका अदा किए हैं। विश्वविद्यालय में शोध एवं शिक्षण कार्य का लगभग 40 वर्षों का आपका अनुभव है, जिसमें आपने 2 दर्जन लब्ध प्रतिष्ठित पुस्तकों, 5 दर्जन से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया तथा 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने आपके निर्देशन में PhD उपाधि प्राप्त की। आपको प्रखर चिंतक एवं वक्ता के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। आज के विशिष्ट व्याख्यान हेतु आपको आमंत्रित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय गौरवान्वित है तथा पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। आज का विषय भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्यों और कैसे अति समसामयिक महत्व का विषय है। आपका यह विशिष्ट उद्बोधन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के सरलीकरण के साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समक्ष वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा और साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन चुनौतियों को कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, इस पर भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। आज के उद्बोधन के लिए मैं परम आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, माननीय कुलपति अमरकंटक विश्वविद्यालय को सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर त्रिपाठी, आप सभी का अभिवादन। मेरे अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी, अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, सूत्रधार और कर्ता धर्ता प्रिय प्रोफेसर श्याम कार्तिक मिश्र जी, साथ ही वे सभी जो आज के इस कार्यक्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं, कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं अपना योगदान करते हुए, अथवा सुन रहे हैं, अथवा देख रहे हैं, अथवा किसी भी रूप में जो संबद्ध हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक महामनीषी के विषय में परिचर्चा के संदर्भ में।
जब भी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लेते हैं तो स्वतः भारत की ऋषि परंपरा का बोध होने लगता है। भारत जाना ही जाता है कि यह आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, वैचारिक कलेवर और सांस्कृतिक समृद्धि का देश है, जहां सब कुछ विचार प्रवाह से, व्यवहार से और चिंतन को यथार्थ के धरातल पर उतारने के संकल्प से ही स्पंदित होता है अथवा संचालित होता है। जिस मनीषी की हम चर्चा कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्होंने हमारी सनातन व्यवस्था पर दृष्टिपात किया और सनातन व्यवस्था के सूत्रों को लेकर ही सामयिक संदर्भों में भारत को एक नई परिभाषा दी, भारत के लिए एक नई इबारत लिखी और आप कह लें कि वैचारिक संश्लेषण का नितांत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। जब वह भारत का संदर्भ लेते हैं तो घोषित करते हैं कि भारत दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है और इस विचार के साथ ही एक और घोषणा करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इस प्रकार का साहसिक, वास्तविक, यथार्थ, आवश्यक और पुनीत वक्तव्य देने वाले वह पहले विचारक थे, एक ऐसे विचारक जिनके मन में समाज सुधार का भाव भी था, एक ऐसे विचारक जिनके मन में उत्कट राष्ट्रोत्थान का भाव था कि हमारा राष्ट्र दुनिया का महानतम राष्ट्र है और इसकी महानता के जितने बिंब हैं, जितने उपादान हैं, जितने प्रकल्प हैं, सब उद्घाटित होने चाहिए। और इसके मूल में जब वह जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी सनातन संस्कृति का भाव ही भारत को सतत जागृत रखता है और यह भाव आप सनातन संस्कृति कह सकते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं, अब तो हिंदू अर्थशास्त्र भी कहा जाने लगा है, हिंदू व्यवस्था भी कही जाने लगी है, लेकिन उनका हिंदुत्व वह आध्यात्मिक भाव है जिसमें समेकन है सभी प्रकार की शुभ वृत्तियों का, जिसमें संश्लेषण है समाज के सभी प्रकार के निवासियों की अंतश्चेतना का, जिसमें समुच्चय है इस देश के लोगों की उस वृत्ति का जो निरंतर कल्याण का भाव रखते हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में कुछ चीजें स्वतः सिद्ध मान ली जाती हैं, जैसे हम मनुष्य हैं यह सिद्ध है, हम व्यक्ति हैं यह सिद्ध है, उसी तरह से हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है यह सिद्ध है, क्योंकि हिंदू एक जीवन दर्शन है, जीवन जीने की कला है और जीवन को व्यवस्थित रखने का उपाय है। यह धर्म संप्रदाय के ऊपर का भाव है, पूर्ण आध्यात्मिक भाव, जहां व्यक्ति और समाज का निकटतम संबंध स्थापित होता है, जहां व्यक्ति और राष्ट्र का निकटतम संबंध स्थापित होता है और जहां राष्ट्र से ऊपर उठते हैं तो हम परमेष्ठ का भाव रख लेते हैं। हमारे यहाँ उन्नयन का एक सूत्र है, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, और इसी को हमारे यहाँ उपनिषदों में भी पूर्णता के शिखर तक ले जाया गया है और यह मान लिया गया है कि हर इकाई में पूर्णता है और पूर्णता स्वयं में सिद्ध है, और पूर्णता में से अगर पूर्णता हम निःसृत भी कर दें तो पूर्णत्व का कभी क्षय नहीं होता। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह हमारी सांस्कृतिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, वैचारिक चेतना है, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उन्नयन होता है, विकास होता है। और इसीलिए दीनदयाल जी की मान्यता है कि राष्ट्रीयता वैचारिक छवि और समझ का पर्याय है। हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो मान्यता है, इसका जो निरंतर स्वरूप है, उसको हम जब व्यवस्थित रूप से देखते हैं तो हमारी राष्ट्रीयता का बोध होता है और इसका निरंतर निर्माण होता रहता है।
ये जो छवि और समझ है, इसका निरंतर निर्माण होता है, इसकी रचना होती है, इसमें अभिवृद्धि होती है, इसका विस्तार होता है और इसके विस्तार का प्रभाव इस भारत भूमि पर पड़ता है, जिसकी व्याख्या हमारे विष्णु पुराण में इसका भाष्य करते हुए कहा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र और इस दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वह भारतवर्ष है और यहाँ के सारे निवासी भारतीय हैं। यह विचार लेकर के दीनदयाल जी उठते हैं और इसी कारण यह जो भाव है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्यों, क्योंकि यही हमारा मूल है। इसी से हमारा चिंतन मनन और चिंतन मनन के आधार पर जो क्रिया विधि है वह निर्धारित है और संचालित है। इसलिए इसकी भावभूमि आध्यात्मिकता है, इसकी भावभूमि सनातन संस्कृति है और इसी सनातन संस्कृति की घोषणा वेद काल में भी होती है। पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एक रात, यह जो भाव है ऋग्वेद में वर्णित वह साफ साफ दिखलाई देता है और अथर्ववेद में हम मानते हैं वही जिसको बाद में दीनदयाल जी घोषित करते हैं कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी माँ है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, कि यह जो भूमि है भारत भूमि यह हमारी माँ है और हम सभी इसकी संतान हैं और यही भाव सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बीज भाव है। हम राष्ट्र का बंधन करें, राष्ट्र का नमन करें, राष्ट्र का अभिनंदन करें और इन सब के मूल में हमारी चिंतन वृत्ति की निरंतरता है, समयानुकूलन है और इसमें समयानुकूलता के साथ ही साथ यथोचित परिवर्तनशीलता है और सर्वोपरि सकारात्मकता है कि हम कभी भी नकारात्मक भाव के नहीं रहे। इसलिए हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सकारात्मक मूल्यों का समुच्चय है, कोष है और स्रोत है। इससे केवल और केवल सकारात्मक मूल्य ही निकलते हैं। कारण कि हमारी संस्कृति उन सभी जीवन मूल्यों का कोष है, परिचय है और व्याख्यान है जो जीवन मूल्य हमें मनुष्यता के शीर्ष पर आसीन करते हैं, शील सदाचार से युक्त करते हैं, मेधा प्रज्ञा परिमार्जित करते हैं और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का संकल्प कराते हैं, संदेश देते हैं। और इसीलिए जब दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत की आत्मा को समझना है तो उसे राजनीति अथवा अर्थनीति के चश्मे से न देखकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही देखना होगा, क्योंकि भारतीयता की अभिव्यक्ति राजनीति के द्वारा न होकर संस्कृति के द्वारा ही होती है। यह योजक विचार ही हमारी संस्कृति है तथा यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मर्म है। अर्थात हम अपनी संस्कृति के तत्वों पर विचार करें। हमारी भारतीय संस्कृति के सनातन, पुरातन, अधुनातन जितने भी भाव हैं उसमें कुछ गूढ़ तत्व निहित हैं जिनकी ओर निरंतर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संदेश देते हैं और संकेत करते हैं। ये उनका संकेत, उनका संदेश सर्वकालिक उपयोगी है, उपादेय है, महत्वपूर्ण है और ग्राह्य है। अगर हम उन सांस्कृतिक मूल्यों पर विचार करें, पहला मूल्य हमारी सांस्कृतिक मान्यता का है कि हम सभी राष्ट्र को जीवमान इकाई के रूप में देखते हैं। जैसे हम सक्रिय हैं, सचेष्ट हैं, क्रियाशील हैं, चिंतनशील हैं, वैसे राष्ट्र का भी एक जागृत स्वरूप है, यह जीवमान इकाई है। और इस जीवमान इकाई की विशेषता इसकी संस्कृति है जिसके अनेकानेक गुण हैं। अगर हम पहले गुण पर विचार करें तो एसिमिलेशन अर्थात ग्राह्यता। जो भी भारत भूमि में आया, जहां कहीं से भी आया, जिस रूप में भी आया,
हमने उसे स्वीकार किया और इस बृहत्तर समाज का अंग बन जाने के लिए उसे अवसर भी दिया, और उस अवसर का लाभ जिसने भी उठाया उसे भारतीय होने में हमने सहयोग किया और एक तरह से उसके भारतीयता को स्वीकृति प्रदान की, जो हमारा उदार भाव है, जिसके चलते हम केवल अपने विचार, अपने परिवार, अपने समाज की बात नहीं करते, हम अपने परिवार को उठा करके वैश्विक परिवार में बदल देते हैं। जैसा महोपनिषद में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराये का है, यह संकीर्ण वृत्ति के लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन उदार चरित्र के लोगों के लिए यह पूरी वसुधा ही, पूरा संसार ही एक परिवार की तरह है। यह सोच है हमारी सांस्कृतिक विरासत का, यह सोच है हमारी सांस्कृतिक परंपरा का, और इसीलिए आज के संदर्भों में हम जिस अदृश्य घातक विषाणु से त्रस्त हैं, ऐसे परिवेश में भी हम केवल अपने लिए नहीं सोचते, अपनों के लिए नहीं सोचते, हमसे जो जुड़े हुए हैं कहीं भी हैं, हम उनके लिए भी सोच रहे हैं, और हम सकल मानवता के लिए भी सोच रहे हैं। पूरे विश्व में जहां कहीं भी जीव समुदाय है, प्राणी मात्र के लिए सोच रहे हैं कि सब सुरक्षित रहें, सब सुखी रहें। ये भाव है हमारी संस्कृति का, जिसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राह्यता है हमारी संस्कृति में, और जो भी हमसे मिला उसे हमने विधिवत स्वीकार कर लिया। भाव है उदात्त भाव, जिसे भारतीय संस्कृति का कहते हैं। जहां ऐसी संस्कृति हो वहां राष्ट्रवाद तो सांस्कृतिक हो ही जाएगा। हमारे यहाँ सहभागिता है। समाज के जितने वर्ग के लोग हैं, जितने प्रकार के लोग हैं, जितने क्षेत्र के लोग हैं, और जिस प्रकार के वैचारिक चिंतन को मानने वाले लोग हैं, हम सबके साथ एक साझा समझ रखते हैं कि राष्ट्र के उन्नयन में सबको एक साथ होना है। इसलिए हमारे यहाँ जितने पर्व हैं सब एक साथ दिखलाई देते हैं। सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता का पर्व, स्वतंत्रता दिवस जो शीघ्र ही आने वाला है, उसके बाद गणतंत्र दिवस, सभी एक समान भागीदारी करते हैं। हमारा जो लोकतंत्र है, इसका सबसे बड़ा पर्व निर्वाचन, सभी उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हैं, और इस दृष्टि से हम कोई विभेद नहीं करते। ये हमारी संस्कृति की चेतना है, हमारी संस्कृति की आत्मा है, क्योंकि इसमें सभ्यता भी है, संस्कार भी है, और प्रवाह भी है जीवन यात्रा का। और यही जब मिलता है तो हमारी जो मान्यता है, विशेषता है, वह सहभागिता की होती है। इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति में नेचर वर्शिप है। आज जो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विशेषताओं के अवलंब हैं, उस पर विचार किया जाए तो दुनिया में कभी कोई समस्या रह ही नहीं सकती। जब भी प्राकृतिक संतुलन के साथ छेड़छाड़ होता है तो कुछ अयाचित, अवांछित, अचिंतित समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जैसे आजकल। और उसका समाधान तभी निकलता है जब हम प्रकृति के समीप जाते हैं। इसीलिए जो हमारी संस्कृति है, यह सर्वकालिक संस्कृति है। हमारे यहाँ की मान्यता में हम वनस्पतियों का भी बंधन करते हैं। आप सभी शांति मंत्र के बारे में जानते होंगे, जिसमें हम वनस्पतिः शांति की भी बात करते हैं। अर्थात जितनी वनस्पतियां हैं हमारे यहाँ, जड़ और चेतन, सभी के लिए विचार किया गया है। और हम आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यता में वृक्षों और कुछ पौधों का कितना महत्व है। तुलसी हर घर की शोभा ही नहीं है, आवश्यकता भी है। आज के दौर में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जितना योगदान तुलसी का है, शायद ही किसी वनस्पति का हो। हम पीपल की वंदना करते हैं, हम बरगद की वंदना करते हैं,
हम मानकर चलते हैं कि इस धरा पर कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसके पास औषधीय गुण ना हो। तो इस तरह हम प्रकृति के ज्यादा समीप रहने की वाली संस्कृति के देश के लोग हैं और यह हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमारा राष्ट्रवाद, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जड़ चेतन दोनों पर एक समान विचार करता है। और इसीलिए दीनदयाल जी जब कहते हैं, इस राष्ट्रवाद में उन भावों को आप देखिए जिसका उद्घोष हमारे वेद में है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः। यहाँ सारे शुभ विचार आने दीजिए, और शुभ विचार केवल जीवधारियों के लिए नहीं है, जो अचेतन है उसके लिए भी है, चेतन के लिए भी है। दीनदयाल जी इसी संस्कृति का उद्घोष करते हैं जो हमारे राष्ट्र का आधार है। इस संस्कृति में जेंडर इक्वलिटी पर बल है। दीनदयाल जी का कहना है कि वह राष्ट्र महान होता है, वह राष्ट्र महानता के पथ पर अग्रसर होता है, और वह राष्ट्र हमेशा समादृत होता है जिसमें लैंगिक भेद नहीं होता। और यह मान्यता भी हमारी सनातन मान्यता है। आपने सभी ने मनुस्मृति के बारे में पढ़ा है। उसमें मान्यता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया। कि जहां नारियों की अभ्यर्थना होती है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां अभ्यर्थना नहीं होती वहां सारे उद्यम निष्फल हो जाते हैं। दीनदयाल जी उस सांस्कृतिक विरासत के अग्रदूत माने जाते हैं, जहां सबके लिए उचित स्थान हो, जहां सबके लिए पर्याप्त सम्मान हो, और जहां सबकी एक निश्चित पहचान हो। यह हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूल्य हैं। इसीलिए हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पोषक हैं, और जहां हर अवसर पर हम उत्सव का उद्घोष करते हैं, अर्थात हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अनंतर सांस्कृतिक चेतना और मूल्य उत्सव धर्मी कहे जाते हैं। हमेशा हम उत्सव में विश्वास रखते हैं, अर्थात हम बाधा को बाधा मानते ही नहीं। हमारे यहाँ जन्म से लेकर के और अंतिम प्रस्थान तक सदैव उत्सव आपको दिख जाएगा। गर्भाधान, बालक का, संतान का, संतति का, बालिका का इस धरा पर आना, उसका पढ़ने जाना, विवाह और बहुत सारे जितने हमारे संस्कार हैं, सब में हम उत्सव मनाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में आज दुनिया भर में एक आंदोलन चलता है, एक विशेष समानता के लिए। हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हमारे यहाँ जब बिटिया जन्म लेती है, देवी, भवानी, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इतने नामों से हम उसे अलंकृत करते हैं। ये भाव है हमारी संस्कृति का, और इसीलिए इसे उत्सव धर्मी संस्कृति कहते हैं। विवाह भी बहुत बड़ा उत्सव है जीवन यात्रा का। इस संस्कृति में मेडिटेशन पर बहुत ज्यादा बल है। विशेष रूप से यह संदर्भ इसलिए कि आज के दौर में अपनी सुरक्षा के लिए दो बातें बहुत मायने रखती हैं, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, और तीसरा है एजुकेशन, जिससे हम आप सभी संबद्ध हैं। आप जानते हैं कि अपने राष्ट्र नायक के चलते अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग कर्मसु कौशलम, योग से ही कर्म में कुशलता आती है। और जब भी हम आगे बढ़ते हैं, आगे यह शब्द भी आएगा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने का जो सबसे बड़ा उपाय है वह योग ही है। इस तरह से हमारी संस्कृति ने जीवन के सभी पक्षों पर, विकास की सभी दिशाओं पर, और इन दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के अवलंबों पर विचार किया है। शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। दीनदयाल जी का आग्रह है कि हम जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पोषक हैं वहां शिक्षा और चिकित्सा यह निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते। ये राष्ट्र का दायित्व बनता है। इसलिए सभी को एक समान सुविधा मिले उसके चिकित्सा की। नैरोग्यता बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम आप सभी जानते हैं जिस ऋषि परंपरा में दीनदयाल जी आते हैं उसका एक बहुत बड़ा उद्घोष है,
बहुत बड़ा संदेश भी और बहुत बड़ी मान्यता भी उसी परंपरा में एक विचारक हुए हमारे यहाँ। यद्यपि एक बहुत बड़े साम्राज्य के वो महासचिव थे, मंत्री थे, जिन्हें महात्मा के नाम से जाना जाता था, विदुर। विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा, आज के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धृतराष्ट्र बोलते हैं विदुर से, विदुर मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत बड़ा साम्राज्य, 100 लड़के, ये परंपरा के संदर्भ में है जिसको लेकर आगे दीनदयाल जी बढ़ते हैं। बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बैरी 5 भाई, हमारे भाई के जो लड़के हैं, बन फिर रहे हैं, फिर भी अंदर सुख नहीं है, सुख के उपाय बताओ। विदुर ने कहा, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या खट जीव लोकस्य सुखानि राजन। इसमें 2 हम लोगों के संदर्भ का है कि एक तो नित्य निरोग रहना चाहिए। दीनदयाल जी का कहना है कि नैरोग्यता का दायित्व राज्य का है, और हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्र है यह सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला भी है और देने वाला भी है। अर्थात सबके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा। और दूसरा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही संस्कार, संस्कार से परिष्कार, परिष्कार से उद्धार, और उद्धार से हमारा सर्वांगीण विकास। इसका पथ शिक्षा से ही आता है। सर्वोन्नति का भाव शिक्षा में ही है। इसलिए पंडित दीनदयाल जी का आग्रह है कि शिक्षा भी निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, और इस दिशा में वर्तमान सरकार बहुत सचेष्ट भी है, बहुत आगे भी है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि एक व्यवस्थित शिक्षा नीति अब अपने पास है, जिसका आने वाले दिनों में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, और ज्ञान लोक में हम महानतम राष्ट्र बनने वाले हैं। तो इस तरह शिक्षा के माध्यम से हमारा राष्ट्र अपने सभी निवासियों को वह सब कुछ सुलभ कराएगा जो उसका अभीष्ट है। कारण कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कुछ विशेष अवलंब हैं। 2 इसके आधारभूत तत्व माने जाते हैं। पहला तो समान भूमि और तथा समान सांस्कृतिक जीवन मूल्य। जहां तक भूमि का प्रश्न है, हम आप सभी देख रहे हैं कि हम कितने सशक्त हैं और किस तरह से हमारे यहाँ भौगोलिक एकता है, और उस एकता का सूत्र हमारी संस्कृति में समाहित है। आप सभी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो 4 मठ हैं शंकराचार्य जी ने जिनकी स्थापना की, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और इस गहरे जुड़ाव में जो चेतना है वह संस्कृति की चेतना है। आप उसे अद्वैत की चेतना लें। जब भगवान से आप स्वयं संवाद करें खड़ा होकर के, उनको परम पुरुष मानते हुए और अपने को पुरुष मानते हुए, तो आपको लगेगा कि जो 2 दिख रहे हैं वो अद्वैत भाव में कैसे पहुंच जाते। आप द्वैत माने, अद्वैत माने, लेकिन उसके बीच का जो संपर्क सूत्र है वह हमारी संस्कृति है, जिसमें बहुत सारे मूल्य हैं। पहला मूल्य अहिंसा का। अहिंसा परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च। यह श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसा श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा हुआ, लेकिन यह लचरता का द्योतक नहीं है। यह हमारी सामर्थ्य का द्योतक है। और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक समर्थ राष्ट्र ही अहिंसा का वास्तविक उद्घोष करता है। हमारे यहाँ विकास की एक अवधारणा रही है, जिसके बारे में दीनदयाल जी निरंतर तत्पर रहे बताने के लिए, करने के लिए और कहने के लिए भी, कि विकास की सही परिभाषा सतत विकास के संदर्भ में ही होती है। अर्थात हम प्रकृति से अगर कुछ ले रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें उतना ही देकर जाना चाहिए। और जब दीनदयाल जी ऐसा कहते हैं तो वस्तुतः वह ईशावास्योपनिषद के सूत्र का भाष्य कर रहे होते हैं, जिसमें कहा गया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कशुद्धनम, कि हम त्यागपूर्ण भोग करें। और जब यह भावना आ जाएगी तो सतत विकास की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी और हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्य की विशेषता है और मान्यता है। जब इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं तब पुनः इस राष्ट्र के लिए कभी हम कर्म चिंतन करते हैं, कभी धर्म चिंतन करते हैं और कभी अर्थ चिंतन करते हैं। कारण कि इस संस्कृति में और सांस्कृतिक मूल्यों के उन्नयन में कुछ धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें हम पुरातनता की धारा कहते हैं, एस धर्म सनातन जिसे कहते चलते हैं, निरंतरता की धारा कहते हैं, अर्थात इसमें कभी व्यतिक्रम नहीं हुआ। जो हमारा हिंदुत्व है और हिंदू मान्यता है, इसमें कभी व्यतिक्रम नहीं हुआ। इसमें लोच है, लचीलापन है, अर्थात समयानुकूलन का एक निश्चित भाव है। समय सापेक्ष व्यवहार और समय सापेक्ष परिवर्तन, अर्थात समय का अनुकूलन होना चाहिए। जो धर्म, जो शास्त्र, जो ज्ञान समय सापेक्ष नहीं होते, उन पर विराम लगता है। लेकिन यह प्रवाह हिंदुत्व का निरंतर होता रहा है। इसलिए हम मानते हैं और यह शुद्ध भी है कि इसमें समयानुकूलन है और समय सापेक्ष परिवर्तन और गतिशीलता है। इसमें समन्वयवादिता, सबके साथ समभाव, सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ विचार करना और एक जैसा बोलना, ये हमारी संस्कृति के मूल्य हैं जिसको लेकर के हम चलते हैं। संयम, संचम, सहयोग, समर्पण, संवेदना, सद्भावना, शुभकामना, यह सब हमारी संस्कृति में निहित है। और यह होने से ही, जिसे हम भौतिकता कहते हैं, उस भाव को भी लेकर चलते हैं। अर्थात लौकिकता, भौतिकता, पारलौकिकता, आध्यात्मिकता, यह सब हमारे इस राष्ट्र के पक्ष कहे जाते हैं, जिनके ऊपर विकास की इबारत लिखी जाती है, इमारत तैयार की जाती है। इस तरह पंडित दीनदयाल जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही भारत की पहचान मानते हैं। कारण कि इसमें कहीं टकराव का भाव नहीं है, इसमें समन्वय, सद्भाव का आधिक्य है। इसीलिए यह संस्कृति जो भारत की है, जिसमें मानव जीवन के सभी शुभ तत्व समाहित हैं, उसके कारण तथा इस संस्कृति से परिवेष्टित यह राष्ट्र जिसे भारत कहते हैं, हमेशा से रहा है और निरंतर इसने दुनिया को आलोकित किया है। आने वाले दिनों में भी आलोकित की जाएगी दुनिया इसके द्वारा, और बहुत कुछ इस विश्व को मिलना है मानवता के कल्याण के लिए और सर्वोन्नति के लिए। इस राष्ट्र की एक आत्मा है, इस राष्ट्र का एक प्राण है, जिसे पंडित दीनदयाल जी चित और विराट के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे हमारा शरीर केवल मन नहीं है, केवल बुद्धि नहीं है, केवल आत्मा नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर सभी का एक संघनित स्वरूप है। उसी तरह से राष्ट्र है, इसके जितने पक्ष हैं, जितने अंग हैं, जितने भाग हैं, सब मिलकर एक राष्ट्र के रूप में दिखते हैं। और इस राष्ट्र का संचलन चित और विराट के माध्यम से होता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, वैसे राष्ट्र की आत्मा चिति है। और जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, इसका भाष्य चित्त के माध्यम से होता है। और यह भाव शुभ का भाव कहा जाता है। हमारी चित्त में निरंतर शुभ करने का ही भाव है, शुभ कर्मी चित्ती कहा जाता है, दीनदयाल जी मानते थे। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया जो आज के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बकौल पंडित दीनदयाल जी के, उन्होंने कहा, एक बार एक
नाऊ की दुकान पर वो दाढ़ी बनवा रहे थे। उन्होंने उस नाऊ से कहा, अच्छी दाढ़ी बनाना। तो उसने कहा कि साहब दाढ़ी अच्छी ही बने। दीनदयाल जी ने पूछा कि तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि अच्छी ही बनेगी? उसने कहा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि मैं उस छुरा से आपकी दाढ़ी बनाऊंगा जिसका प्रयोग हमारे बाबा करते थे। वो बहुत अच्छी दाढ़ी बनाते थे, उसी से हमारे पिताजी ने बनाया, वो भी बहुत अच्छा बनाते थे, मैं भी बहुत अच्छा बनाऊंगा। कहा भाई तब से बहुत परिवर्तन आ गया, ब्लेड बदल गया, धार बदल गई, तो कैसे तुम दावा कर सकते हो? उसने कहा ब्लेड बदल गया, धार बदल गई, छुरा तो वही है। अब इसके अंदर अच्छा बनाने का भाव मिला हुआ है, यही हमारी चिति है, अर्थात हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति, हमारी चेतना जो निरंतर शुभ संकल्पित है। इसलिए अच्छा ही होगा, यह चिति का भाव है। हमारे राष्ट्र की आत्मा यही है कि हम सबके अभ्युदय की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारा तो कल्याण हो लेकिन और किसी का कल्याण ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह हमारा संकल्प है, यही हमारी चिति है कि हम सबके लिए ऐसा सोचते हैं। इस चिति से हम संचालित राष्ट्र हैं, अर्थात यह राष्ट्र सांस्कृतिक मूल्यों का राष्ट्र है, और सांस्कृतिक मूल्य हमेशा शुभ होते हैं। सत्यम, शिवम, सुंदरम, यह हमारी संस्कृति का मूल मंत्र कहा जाता है। दूसरा इसका भाव है विराट, जिसे हम प्राण कहते हैं। हम सभी प्राण स्पंदित, प्राण संचालित, प्राण नियंत्रित, प्राण संवेगित मनुष्य कहे जाते हैं। ठीक इसी तरह से राष्ट्रीय जीवमान इकाई है, राष्ट्र का प्राण है, जिसे हम विराट कहते हैं। यह प्राण ही हमें सक्रिय रखता है, यह प्राण ही हमारी सोच को विस्तृत करता है, और यह विराट ही हमारी सोच को परिष्कृत करता है। इसलिए भारत को एक परिष्कृत राष्ट्र कहा जाता है, जिसमें सबके लिए स्थान है, जिसमें क्षरणशीलता के लिए स्थान नहीं है, जो निर्माण परक राष्ट्र है, जिसमें निरंतर रचनाशीलता है, रचना धर्मता है। इसलिए आप देख सकते हैं पुरातन काल से ही हमारे यहाँ कला, शिल्प, कौशल, स्थापत्य, धर्म, दर्शन, साहित्य की जितनी प्रचुर निधि है दुनिया में, अन्यत्र वह दुर्लभ है, और इससे हमारा राष्ट्र संचालित है चित्त और विराट से, जो निरंतर गतिशील है। इसका अर्थ चिंतन है, इसका समय चिंतन है। दीनदयाल जी ने कहा कि यह जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें टकराव का भाव नहीं है। अन्य जहां कहीं भी राष्ट्र को लेकर के विचार हुए वहां एक निश्चित दायरे में लेकर चला गया, लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है यह दायरे के ऊपर चलता है। जब हम दायरे में होते हैं तो केवल अपना हित चिंतन करते हैं, औरों का हित चिंतन नहीं करते। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वैश्विक सोच और समझ का राष्ट्रवाद है, इसलिए सबके लिए उन्नयन की बात सोचता भी है और करता भी है। हमारी जो ज्ञान परंपरा है इसका समयानुकूलन होना चाहिए। हम समृद्ध राष्ट्र हैं वैचारिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, लेकिन पूरी चिंतन परंपरा हमारी समयानुकूलन से प्रभावित होनी चाहिए और उसी से प्रमाणित होनी चाहिए। तो समय के साथ हम चलें। हमारा जो पूरा ज्ञान है उसे आगे लेकर के चलना है, उसे समृद्ध बनाना है। इसलिए समय का महत्व और समय के परिवर्तन का बोध हमें होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कुछ है वही पर्याप्त है। हम आत्मनिर्भर हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन अन्य स्थानों पर अगर कोई प्रगति हुई है तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए।
पश्चिम ने हालिया दिनों में विज्ञान के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रगति की है। उनके यहां से जो शुभ संस्थानों के संदेश हैं, जो तकनीकी है, उसे हमें लेना चाहिए और उनका देशानुकूलन कर देना चाहिए कि हम केवल उनके ऊपर निर्भर न रहें। अर्थात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर निर्भरता का संदेश नहीं देता, या आत्मनिर्भरता का संदेश देता है, स्वावलंबन का संदेश देता है और अपने स्वत्व की पहचान का संदेश देता है। इसलिए इसमें समयानुकूलन भी है और अन्य स्थानों के जो शुभ विचार हैं, ज्ञान है, विज्ञान के तत्व हैं, उन्हें लेने का भी भाव है, जो हमारा संकेत आरंभ में ही था, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः। सभी दिशाओं से हमें शुभ विचार लेने चाहिए। इस तरह के राष्ट्र में हमारी कृषि मायने रखती है। अदेव मातृका कृषि, इसकी उर्वरा शक्ति बढ़े। इसलिए हमारे यहाँ जो परंपरा से कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में कहा गया है, उस पर ध्यान दें। जल संचय बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज के संदर्भों में भी, जिसे नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और जो तकनीकी है, उसे श्रम और जन के सापेक्ष हमें विकसित करना चाहिए। जो हम ग्रहण करें, जो हमारे पास आर्थिक शक्ति हो, इस पर जरूर ध्यान दें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक आर्थिक पक्ष है। उसमें यह है कि भारतीय समाज की एक विशेषता है, मान्यता है कि जो कमाता है वह खिलाता है। लेकिन ऐसा ना हो जाए, दीनदयाल जी ने कहा कि जो खाता है वह समझ ले केवल खाना ही हमारा अधिकार है, करना नहीं है। इसलिए जो खाता है उसे भी कमाना चाहिए। यह भाव रख करके उन्होंने सबसे एक तरह से अपील की कि आप श्रम की महत्ता को स्वीकार करें। हमारे यहाँ कर्म को बहुत ज्यादा प्रधानता दी गई है। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में कर्मशील होने का निरंतर भाव और संदेश निहित रहता है। इस तरह हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज के संदर्भ में दुनिया में जितने भी प्रकार के वाद हैं, वस्तुतः वाद में विवाद का एक निश्चित स्थान होता है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें केवल और केवल संवाद के लिए स्थान है, सहयोग के लिए स्थान है, साहचर्य के लिए स्थान है, समन्वय के लिए स्थान है। और ऐसा करने के कारण ही हिंदुस्तान दुनिया का महानतम राष्ट्र है, प्राचीनतम होने के साथ ही साथ। और यह राष्ट्र अब अपने उत्कर्ष की ओर त्वरित गति से अग्रसर है। आने वाले दिनों में ज्ञान की शक्ति का प्राबल्य होगा। हम अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को ज्ञान लोक का महानतम राष्ट्र बनाएं, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। आइए हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग करें और पंडित दीनदयाल जी को सतत नमन करें, जिनके विचार सर्वकालिक महत्व के हैं और जिनके विचार पर चलने से हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो नीतियां हैं, उससे पूरी दुनिया आलोकित भी होगी, प्रभावित भी होगी और लाभान्वित भी होगी। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी जी। जैसा कि हमेशा अपेक्षित रहता है, इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे भाव को, इतने अच्छे विचार को आप जिस तरह से रखते हैं, सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये ईश्वर प्रदत्त विशिष्टता है आपको दी गई, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमेशा इसको बनाए रखे और जीवंत रखे, क्योंकि इसमें संसार का कल्याण है, इस वर्ग का, इस शिक्षक वर्ग का, इस प्रबुद्ध वर्ग का कल्याण है, जिसको कि आप मार्गदर्शन देते रहते हैं। आज कुछ प्रश्न भी आए हैं। मैं थोड़ा समय, मैं जान रहा हूँ आपको इसके तुरंत बाद आपकी मीटिंग भी है, महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन जल्दी से निपटाएंगे। इस
हेलो। और वीडियो ऑडियो ऑफ है ना? वीडियो ऑडियो वीडियो प्रोफेसर त्रिपाठी जी ऑडियो भी क्या? आप बोल दीजिए। हेलो साहब, मीटिंग में गए सर। अच्छा, मीटिंग में। जी जी।